हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि रेलवे यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है। उसी का एक सीरीज लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। यह कहाँ होता है? तो गले में होता है। यह कहाँ होता है? गले में होता है। आइए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर यह किसके नियम पर आधारित है? तो यह फैराडे के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे का नियम। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। और फिर यही क्वेश्चन अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे की बनी होती है। किसकी? तांबे की। क्रोड तो नर्म लोहे की और कुंडली तो तांबे की। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज में बढ़ाता है या निम्न वोल्टेज को करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट में ही कार्य करता है। डीसी में ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया जाता है, नहीं तो उसका वाइंडिंग जल जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अगला प्रश्न कह रहा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो तरंगों का किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो यह सूक्ष्म तरंगों। इसको माइक्रोवेव भी कहते हैं। माइक्रोवेव भी कहते हैं। अब यहाँ से तरंग की बात करें तो हम तरंग की बात करें तो यह किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंग। इसको माइक्रोवेव कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति घूर्णन किसमें मापी जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कि वायुमंडलीय दाब कितना कम है या अधिक है। इसको किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। क्या? मच्छर। इसका ऑप्शन ए, मच्छर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का। लोहे पर जंग किससे कारण लगता है? तो ऑक्सीजन और आर्द्रता के उपस्थिति के कारण लगता है। अगर जंग थोड़े समय के लिए लगे तो Fe2O3 और जंग अधिक समय के लिए लगे तो Fe3O4 होता है। उसका सूत्र Fe3O4 होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया जिसे पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे भाप, पानी का वाष्पीकरण, या कैसी अभिक्रिया है? तो यह है भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि वाष्प को हम फिर उसको पुनः बदल सकते हैं, पानी में बदल सकते हैं। पानी से वाष्प में बदल सकते हैं और वाष्प को फिर पानी में बदल सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एक बार हो जाने के बाद उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाने के बाद उसको पुनः वैसा लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है। तो पृथ्वी, कहने का मतलब है कि पृथ्वी कितने स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रही है। तो पृथ्वी 28 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रही है। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह किया था डार्विन। कौन किया था? डार्विन का एक और पुस्तक है ऑरिजिन स्पीसीज, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। उसका भी आंसर हो जाएगा डार्विन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इस चींटी के डंक में वास्तव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उसी का यूपीएससी नाम है मेथेनोइक अम्ल। वैसे ही सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसका यूपीएससी नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल। दो चीज़ याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में। खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तन होता है, तो यह बढ़ जाता है। पहले यह क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, फिर उसमें क्या होता है, कमी होने लगता है। पहले क्या होता है, बढ़ जाता है। बताया है कि जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। किस यंत्र, अगला प्रश्न कह रहा है, किस यंत्र से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एमिडेंशियल सेल हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। इसमें प्रयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल को। इससे क्या होता है कि यह सूर्य से सौर ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसको किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैसे ही फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है। तो केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है 0। क्या होता है, 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ठीक है।